Let's get started with Soldier Physical Academy. जय हिंद दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त डीके। तो आप सभी दोस्तों का सोल्जर फिजिकल एकेडमी में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं सिसोदिया वंश के बारे में। तो इससे पहले वाली वीडियो देखा था दोस्तों अपने कि मेवाड़ राजवंश की दो शाखाएं हैं, एक गुहिल वंश और एक सिसोदिया वंश। तो इससे पहले वाली वीडियो में अपने गुहिल वंश के बारे में पढ़ लिया है और मैंने आपको बताया था कि गुहिल वंश का अंतिम शासक और रावल की उपाधि धारण करने वाला जो अंतिम शासक था वो कौन था? रावल रतन सिंह। तो आज अपने बात करने वाले हैं सिसोदिया वंश के बारे में। तो आइए दोस्तों, सिसोदिया वंश के बारे में पढ़ते हैं अपने। तो सबसे पहले बात करें कि सिसोदिया वंश के जो संस्थापक है वो कौन है? राणा हमीर। और सिसोदिया वंश की नींव कब रखी थी? 1326 में। कब रखी थी? 1326 ईस्वी में। तो बात करें सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर, और आपको पता होगा कि सिसोदिया वंश की जो राणा की उपाधि धारण करने वाला जो प्रथम शासक है वो भी कौन होगा? राणा हमीर। तो दोस्तों बात करें राणा हमीर के बारे में, तो इसका जो शासनकाल रहता है 1326 से लेकर 1364 के मध्य। तो सबसे पहले बात करें सिसोदिया वंश के संस्थापक राणा हमीर। और आपको पता होगा जो राणा हमीर है इनको मेवाड़ का उदारक भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेवाड़ का उदारक। मेवाड़ का उदारक। तो मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। आगे दोस्तों बात करें जो राणा हमीर है इन्होंने चित्तौड़ में एक मंदिर का निर्माण कराया था और उस मंदिर का नाम था अन्नपूर्णा माता का मंदिर। तो नोट कर लेना, राणा हमीर ने चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता के मंदिर का निर्माण। तो मैंने अभी आपको बताया है कि सिसोदिया वंश है, इसके जो संस्थापक है वो कौन है? राणा हमीर। मेवाड़ का उदारक किसे कहा जाता है? राणा हमीर को। चित्तौड़ में अन्नपूर्णा माता का मंदिर का निर्माण कराया था वो भी किसने कराया था? राणा हमीर ने। आगे राणा हमीर की उपाधियों के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों अपने। तो सबसे पहले बात करें इनको मुख्य रूप से दो उपाधियां प्राप्त थी, एक तो विषम घाटी पंचानन। और मैं आपको बता देता हूं विषम घाटी पंचानन क्या होता है, यानी युद्ध में विषम परिस्थितियों में सिंह के समान खड़ा होना क्या कहलाता है? विषम घाटी पंचानन। तो ये जो उपाधि प्राप्त हुई थी वो किन्हें हुई थी? राणा हमीर को। विषम घाटी पंचानन। तो ये जो उपाधि मिलती है कहां मिलती है? कुंभा की कोमलगढ़ प्रशस्ति में। कहां मिलती है? कुंभा की कोमलगढ़ प्रशस्ति में। तो आगे बात करें इसके बाद एक और उपाधि प्राप्त होती है वीर राजा की। कौन सी? वीर राजा। तो जो वीर राजा की जो उपाधि मिलती है राणा हमीर को, ये कहां से मिलती है? तो कुंभा की ग्रंथ है जिसका नाम है रसिक प्रिय टीका। क्या नाम है? रसिक प्रिय टीका। और टीका मैं आपको बता देता हूं क्या होता है। छोटा ग्रंथ है, उन्हें क्या बोलते हैं? टीका। तो ये कहां से प्राप्त होती है? कुंभा की रसिक प्रिया टीका में। कहां मिलती है?
कुंभा की रसिकप्रिया टीका में। तो दोस्तों आपको ध्यान होगा जो महाराणा कुंभा थे उन्होंने जयदेव की पुस्तक थी जिसका नाम था गीत गोविंद, और उस पे क्या है रसिकप्रिया टीका लिखी थी, यानी छोटा ग्रंथ लिखा था। तो जयदेव की कौन सी पुस्तक थी? गीत गोविंद पुस्तक। कौन सी? गीत गोविंद पुस्तक। और इसी पुस्तक पर क्या है जो महाराणा कुंभा है उन्होंने क्या है एक छोटी टीका लिखी थी। तो किसकी पुस्तक थी? जयदेव की। तो मैंने आपको बताया है कि इनको दो उपाधि प्राप्त थी महत्वपूर्ण, विषम घाटी पहचानन यानी विषम परिस्थितियों में युद्ध में सिंह के समान खड़ा होना। तो कुंभा की कोमलगढ़ प्रशस्ति में ये उपाधि मिलती है। आगे हमने देखा था वीर राजा की उपाधि कुंभा की रसिकप्रिया टीका में मिलती है, और जयदेव की गीत गोविंद पुस्तक पर कुंभा ने क्या है रसिकप्रिया टीका लिखी थी। तो आगे दोस्तों बात करें इसके बाद में, तो जो राणा हमीर है और मोहम्मद बिन तुगलक इनके बीच एक युद्ध होता है, और उस युद्ध का नाम था सिंगोली का युद्ध। क्या नाम था? सिंगोली का युद्ध। और यह युद्ध कब होता है? 1336 में। तो जल्दी दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आगे चलते हैं इसके बाद। तो आगे दोस्तों बात करें अपने सिंगोली युद्ध कब हुआ था? 1336 में। कहां हुआ था? उदयपुर। और सिंगोली युद्ध है यह किन किन के मध्य होता है? तो एक तो अपने हो गए राणा हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक। तो मैंने आपको बताया है कि सिंगोली का युद्ध कब होता है? 1336 में उदयपुर में राणा हमीर वर्सेस मोहम्मद बिन तुगलक के बीच में। तो आगे बात करें जो कर्नल टोड है इन्होंने राणा हमीर को अपने समय का महान हिंदू शासक कहा है। तो ये बात किसने बोली है? कर्नल टोड ने। तो नोट कर लेना। कर्नल टोड ने क्या बोला है? राणा हमीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे। तो कर्नल टोड ने क्या बोला है? राणा हमीर अपने समय के महान हिंदू शासक थे। तो राणा हमीर के बारे में दोस्तों आपने बात कर ली है। आगे बात करें इसके बाद में जो आगे बैठता है गद्दी पे छेतर सिंह। कौन बैठता है? छेतर सिंह। तो छेतर सिंह का जो शासनकाल रहता है कब से कब तक रहता है? 1364 से लेकर 1382 तक। तो छेतर सिंह है इन्होंने अजमेर, भीलवाड़ा और छप्पन के मैदान को जीतकर अपने मेवाड़ क्षेत्र में मिला दिया था। और छप्पन का मैदान दोस्तों क्या है? यानी 56 नालों का जो समूह है उन्हें क्या बोलते हैं? छप्पन का मैदान। तो इन्होंने क्या किया था? एक तो अजमेर, भीलवाड़ा और छप्पन का मैदान।
को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। उसके बाद दोस्तों देखें तो इन्होंने क्या है, हाड़ौती क्षेत्र भी जीता था, और हाड़ौती क्षेत्र आपको पता होगा कोटा बूंदी बारा झालावाड़ को कहते हैं, तो उसको भी जीत करके है मेवाड़ में मिला लिया। और इसकी जो जानकारी मिलती है वो कहां से प्राप्त होती है, एकलिंग प्रशस्ति में। तो क्या कहते हैं इन्होंने, हाड़ौती क्षेत्र को भी जीता। जिसकी जानकारी कहां से प्राप्त होती है, जिसकी जानकारी एकलिंग प्रशस्ति में मिलती है। तो मैंने आपको बताया है क्षेत्र सिंह है, इन्होंने अजमेर, भीलवाड़ा, छप्पन का मैदान यानी 56 नालों का समूह को जीतकर मेवाड़ में मिला लिया। हाड़ौती क्षेत्र भी जीता, जिसकी जानकारी कहां से मिलती है, एकलिंग प्रशस्ति में। तो इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट शासक आता है राणा लाखा। कौन आता है, राणा लाखा। राणा लाखा। तो राणा लाखा है महत्वपूर्ण शासक है दोस्तों, और एग्जाम में इससे संबंधित कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बात करें सबसे पहले इनके शासनकाल की, तो 1382 से लेकर 1321। तो राणा लाखा है, इनके काल में आपको पता होगा एक बहुत ही महत्वपूर्ण खान खोजी गई थी, और उस खान का नाम क्या था, जावर की खान। और दोस्तों जावर की खान है वो कहां है, उदयपुर में है, और किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशे जस्ते के लिए प्रसिद्ध है, और एशिया की सबसे बड़ी खान है। तो इनके काल में कौन सी खान खोजी गई थी, जावर की खान, जो किसके लिए प्रसिद्ध है, शीशा जस्ते के लिए। और दोस्तों नोट कर लेना, यह क्या है, एशिया की सबसे बड़ी खान है, एशिया की सबसे बड़ी खान। तो मैंने आपको बताया है कि राणा लाखा के काल में क्या है, जावर की खान खोजी गई, जो शीशा दस्ते के लिए प्रसिद्ध है, और एशिया की सबसे बड़ी ये खान है, और कहां पड़ती है ये, उदयपुर में। तो आगे बात करें, इसके बाद इन्होंने इन्हीं के काल में आपको पता होगा पिछोला झील का निर्माण कराया था छीतरमल बंजारे ने। तो इन्हीं के काल में क्या है, पिछोला झील का निर्माण किसने करवाया था, छीतरमल बंजारे ने, छीतरमल बंजारे ने। तो मैंने आपको बताया है कि राणा लाखा के काल में जावर की खान खोजी गई, जो शीशा दस्ता के लिए प्रसिद्ध है, और एशिया की सबसे बड़ी खान है। पिछोला झील का निर्माण इन्हीं के काल में हुआ था, किसने करवाया था, छीतरमल बंजारे ने। तो इसके बारे में आगे दोस्तों बात करें, तो आपको यह भी पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो पिछोला झील है, यहां दो महल बने हुए, एक जग मंदिर और एक जग निवास महल। और आपको पता होगा इसी पिछोला झील के किनारे एक चबूतरा बना हुआ है, तो कौन सा चबूतरा है, नटनी का चबूतरा। तो जग मंदिर, जग निवास महल किस झील के किनारे है, पिछोला झील, उदयपुर। नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे है, तो पिछोला झील, उदयपुर। तो दोस्तों मैं आपको थोड़ा बता देता हूं नटनी के बारे में। तो एक बार क्या हुआ, राणा लाखा के जो सरदार थे, जो नौकर चाकर थे, उन्होंने बोला कि गलकी नाम की नटनी है, और वह क्या खेल दिखाती है, रस्से पे चलती है। तो ये बात जैसे ही राणा लाखा को बोला, तो राणा लाखा ने बोला कि अगर ऐसी कोई स्त्री है तो उसको मेरे पास लेकर आओ, अगर वास्तव में वो रस्से पे चल गई तो उसको क्या है, जो मेवाड़ का आधा हिस्सा है वो उसको दे दिया जाएगा।
तो राणा लाखा के सरदार है वो चल पड़े इसको ढूंढने के लिए। और नटनी दोस्तों बता देता हूं मैं, एक नट जाती है नाटक दिखाने वाली, उसे क्या कहते हैं, नटनी। तो गलकी नाम की नटनी को ढूंढने राणा लाखा के जो सरदार है वो चल पड़े और ढूंढते ढूंढते आखिर वो मिल गई थी। और उस स्त्री को क्या है, जो नटनी थी उसको क्या है, मेवाड़ ले आए राणा लाखा के पास और लाखा को बोले कि ये वही स्त्री है जो रस्से पे चल सकती है। तो राणा लाखा ने बोला अगर वास्तव में ये रस्से पे चल सकती है तो ये पिछोला झील है और इस झील को क्या है, रस्से पे चढ़ के क्रॉस करना है। अगर इस झील को रस्से पर चढ़कर क्रॉस कर लेती है तो जो मेवाड़ का आधा हिस्सा है वो क्या है, गलकी नाम की जो नटनी है उसको दे दिया जाएगा। तो राणा लाखा के सरदारों को मंजूर हो गया। तो उन्होंने क्या, रस्सा वगैरह बांध दिया झील पर और झील पे जैसे ही रस्सा बांधा और जो गलकी नाम की नटनी है वो क्या है, उस रस्से पे चढ़ गई। तो चढ़ने के बाद जैसे ही नटनी चलने लगी तो जब आधा सफर तय हो गया था उस झील के ऊपर से, रस्से के ऊपर से, तो उन्होंने सोचा, मेवाड़ के सरदारों ने या लाखा के जो सरदार थे उन्होंने सोचा कि वास्तव में इस झील को क्रॉस कर गई तो जो मेवाड़ का आधा हिस्सा है वो तो ये ले जाएगी। इसलिए सरदारों ने क्या किया, जैसे ही गलकी नाम की जो नटनी है आधी झील क्रॉस की तो नीचे से क्या है, रस्से को काट दिया और जैसे ही रस्से को काटते हैं जो नटनी है वो क्या है, झील में समा गई। तो झील में समाने के बाद उसी की याद में आपको पता होगा राणा लाखा ने पिछोला झील के किनारे गलकी नाम की नटनी का एक चबूतरा बनाया। तो दोस्तों मेरे हिसाब से अब आप नहीं बोलोगे कि नटनी का चबूतरा किस झील के किनारे बना हुआ है, पिछोला झील के किनारे, जो कहां पड़ता है, उदयपुर में। तो आइए दोस्तों आगे बात करते हैं, हमें इसके बाद में राणा लाखा से संबंधित कई महत्वपूर्ण बातें और मिलती है। तो आपको यह भी ध्यान होगा दोस्तों, राणा लाखा का जो विवाह हुआ था वो किसके साथ हुआ था, हंसाबाई के साथ। तो लाखा का जो विवाह होता है वो किसके साथ होता है, हंसाबाई। और हंसाबाई आपको पता होगा रणमल की बहन थी, यानी जो मारवाड़ का राव चुंडा था उसकी लड़की थी हंसाबाई और एक पुत्र था जिसका नाम था रणमल। तो रणमल की बहन का नाम क्या था, हंसाबाई। और हंसाबाई का विवाह किसके साथ होता है, राणा लाखा के साथ। रणमल की बहन। तो मैं आपको बता देता हूं कि ये जो राणा लाखा के साथ हंसाबाई का विवाह हुआ है वो कैसे हुआ था, थोड़ा समझा देता हूं ताकि आपको जिंदगी भर ये याद रहे। राणा लाखा का जो काल है आपको बातों बातों में मैं समझा दूंगा, कभी भी आप भूलोगे नहीं। तो इनका जो विवाह है राणा लाखा का वो किस प्रकार हुआ था, तो इधर मेवाड़ का शासक कौन है, राणा लाखा। और लाखा के पुत्र का नाम क्या था, राणा चुंडा। आगे बात करें, इधर मारवाड़ का राव चुंडा। कौन है मारवाड़ का, राव चुंडा। तो राव चुंडा है, इनकी दो पत्नियां थी, एक का नाम आनंदीबाई था, सॉरी किशोरी देवी था, और एक दूसरी पत्नी थी जो किशोरी देवी है उनके एक पुत्र था जिसका नाम था काना। क्या नाम था, काना। लेकिन जो दूसरी पत्नी है उनके एक पुत्र और एक पुत्री थी। तो इनके पुत्र और पुत्री का नाम क्या था, एक नाम पुत्र का नाम था रणमल और पुत्री का नाम अपने हंसाबाई। तो मैंने आपको बताया है कि इधर मेवाड़ का राणा लाखा, लाखा का पुत्र राणा चुंडा, इधर मारवाड़ का राव चुंडा और इनकी दो पत्नियां थी, एक किशोरी देवी और किशोरी देवी का पुत्र था वो काना था, और दूसरी पत्नी के एक पुत्र और एक पुत्री थी, एक का नाम रणमल और एक का नाम हंसाबाई। तो बात करें दोस्तों, इन्होंने क्या है, काना को उत्तराधिकारी बना दिया था और अपने रणमल और हंसाबाई पुत्र पुत्री को क्या है, अपने राज्य से निष्कासित कर दिया था। तो वहां से निष्कासित करने के बाद जो रणमल है वो अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का प्रस्ताव लेकर या नारियल लेकर किसके पास आते हैं, राणा
चुंडा के पास। किसके पास आते हैं? राणा चुंडा के पास। तो जैसे ही राणा चुंडा के पास आते हैं तो आगे जो गद्दी पे बैठे होते हैं वो कौन होते हैं? राणा लाखा। तो आते ही रणबल ने पूछा कि मैं ऐसे करके अपनी बहन हंसाबाई के विवाह का नारियल लेके आया हूं। तो आगे राणा लाखा ने बोला ये लेके आए थे चुंडा के लिए। तब राणा लाखा ने बोला मैं कौन सा भी बूढ़ा हो गया, मैं भी तो जवान ही हूं। तो इस बात का कहने पर क्या है, जो रणबल ने इनकी जो शादी कर दी थी वो किसके साथ कर दी थी? राणा लाखा के साथ। तो राणा लाखा का विवाह किसके साथ होता है? हंसाबाई के साथ। तब क्या है, जो राणा चुंडा है इनको बोलता है कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो हंसाबाई के होने वाला पुत्र ही होगा। और ये भीष्म प्रतिज्ञा की थी कि अगला जो उत्तराधिकारी होगा वो कौन होगा? हंसाबाई का पुत्र होगा। और हंसाबाई के एक पुत्र होता है जिसका नाम था मोकल। तो आगे जो गद्दी पे बैठेंगे वो कौन बैठेंगे? मोकल। तो इतनी बात बोलने के बाद ये भीष्म प्रतिज्ञा की, इसलिए आपको पता होगा जो राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है वो किस व्यक्ति को कहा जाता है? राणा चुंडा को। किसको कहा जाता है? राणा चुंडा को। तो मोस्ट इंपोर्टेंट दोस्तों, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि राजस्थान का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? तो राणा चुंडा को। ध्यान रखना, ये राणा चुंडा है, इधर मारवाड़ का राम चुंडा था। तो दोस्तों आपको कहानी समझ आ गई होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप समझ गए होंगे। तो नोट कर लेना दोस्तों, राणा चुंडा को राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो राणा चुंडा क्या है? राजस्थान का भीष्म पितामह कहा जाता है। तो आज दोस्तों अपने यहां तक करेंगे और आगे जो गद्दी पे बैठेंगे वो कौन बैठेंगे? हंसाबाई की होने वाली संतान राणा मोकल। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और आगे दोस्तों में शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो फिर मिलते हैं, तब तक सभी को वंदे मातरम, जय हिंद। Thanks for watching this video. स्क्रीन पर दिखाए गए वीडियो पर क्लिक करके वीडियो देखें। धन्यवाद।